जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? 14 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कहाँ से निकाला गया, क्या सोर्स था उसका, कौन सा एनसीईआरटी का चैप्टर था जहां से वो निकाला था, मैं आपको सब बता दूं, तो क्या तुम अगली बार कर पाओगे? तो मैं वो सब बताने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीएटी एंड मैथ्स दोनों के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ के आया। तो एंजॉय करो इस वीडियो को, पेन पेपर उठा लो, और तुम्हें कई ऐसी बातें पता लगेंगी कि तुम्हारा बहुत सारा काम कम कर देगी अगली बार की तैयारी के लिए। और याद रखो, हर बंदे की स्टार्टिंग लाइन जो होती है ना, अलग होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है यार किसी की मैथ्स बहुत कमजोर हो और किसी की ना हो, वो भैया 1 महीने की तैयारी में भी तैयारी कर पाए। पर अगर तुम्हारी कमजोर है तो तुम्हें समय लगेगा, 1 साल अगर लगना है तो लगेगा। तो अपनी स्टार्टिंग लाइन पहले पहचानो, पेपर को समझो, और तुम निकाल सकते हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसने जिद पकड़ ली हो, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर क्यों ना हो, और उसका एग्जाम नहीं निकला हो। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और मुझे आज ही मौका मिल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनने का। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। हम आ जाते हैं अपने जीईटी के पेपर पे। जीईटी का ये ना भैया, एक उठा लिया हमारा। हाँ जी, जीईटी के पेपर पे। जीईटी यार देखो, जब मैं किसी बच्चे से उम्मीद करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि यार जीईटी में 150 अगर क्वेश्चन है तो मैं कम से कम 60-70 कर गया है, नहीं। मैं उनसे ये मान के चलता हूँ, तुम बस साइंस संभाल लो इसमें, और इंग्लिश संभाल लो, और इन दोनों के ऊपर आप 15 क्वेश्चन और करिए, बस ओनली 15, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझो, साइंस की अपने आप में वेटेज कितनी है? 220। इंग्लिश की अपने आप में कितनी वेटेज है? 200। 220 का आधा कर दो तो क्या निकला? 110। 200 का आधा कितना निकला? 100। तो अगर मैं कहूँ 100 प्लस 110, तो यहाँ पर 210 तो यही बैठ गए। अगर आपने 15 क्वेश्चन और कर डाले, इसका मतलब हो गया 60 नंबर। ठीक है, तो आपने अराउंड 270 स्कोर कर लिया जीईटी से। मुझे सिर्फ 270 का ही स्कोर चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास करीबन मैथ्स में 120 नंबर आ रहे हैं, 390 यहाँ पर ऊपर, 390, एक बच्चा अगर इतना भी लिया है ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाना है। होने वाली बात, 15 क्वेश्चन इज बेयर मिनिमम। ज्यादा कर सको बहुत अच्छी बात है, पर 15 क्वेश्चन से कम नहीं करना होता। ठीक है, चलो अब जरा हम आगे समझते हैं कि ये होगा कैसे काम, कहानी क्या चलेगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, किधर से आया, सब बताऊंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, चलो जीईडी के पेपर की कहानी हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आया है। हाँ जी, ये कह रहा है, आई कांट बॉदर टू टेल हिम व्हाट आई थिंक, ही वुड नॉट लिसन टू मी नाउ। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा ना, तो मैंने कहा कि यार ये क्वेश्चन में एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, और यहाँ पर एक कॉलन दिया हुआ है, सेमी कॉलन लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन है क्या? इस क्वेश्चन को कहते हैं डिस्कोर्सर मेकर, अप्रोप्रिएट डिस्कोर्सर मेकर। कुछ ऐसा बीच में लगाओ जो दो सेंटेंस को जोड़ दे। ठीक है, और एक बात और नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सीरियस से उठ के आया है, इसी साल सीरियस में आया था और इसी साल तुम्हारे में भी आ गया। देखो, वो ये कह रहा है कि मैं ये लगाऊंगा, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, कॉलन या कॉमा में कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करूंगा हर क्वेश्चन में। देखो, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। और अगर मैं तुम्हें सीरियस का पेपर दिखा दूं, उसमें भी यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट। कहाँ गया? ये देखो, ये है सीरियस का पेपर। सीरियस के पेपर में सेम क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, सेम सेम डिट्टो सेम। और ये अगर सेम क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका कारण ये है कि आपको ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर जब कभी भी कॉमा लगा होता है ना, तो यहाँ पर फिल क्या होता है। तुमसे कभी भी एक वर्ड पूछ लिया जाता है, यहाँ पर फिल होगा क्या? यहाँ पर फिल होगा एडवर्ब। क्या फिल होगा? एडवर्ब, हमेशा एडवर्ब। ठीक है,
एडवर्ब की पहचान क्या होती है? पीछे एल वाई आता है, पीछे क्या आता है? एल वाई आता है। ठीक है। नाउ अब एक और बात, कई सारे ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जिनमें एल वाई नहीं आता है। जैसे आपको शायद नहीं पता होगा, देयरफॉर और थस एक एडवर्ब है, क्लियर है। इंडीड एक एडवर्ब है, ठीक है। समवॉट एक एडवर्ब है। एडवर्ब आपको समझना पड़ेगा। एडवर्ब का काम कई बार दो सेंटेंस को जोड़ने का काम में आ जाता है कॉमा लगा के, ठीक है। या तो इधर कॉमा लगता है या इधर, दोनों साइड कॉमा लगता है। कॉमा लगा के जोड़ने का काम बन जाता है इसका। अगर हम आपके पेपर पे आए, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन है, आई कांट बी बॉदर्ड, मैं परेशान नहीं हो सकता तो टेल हिम व्हाट आई थिंक, कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कॉमा कह लो या सेमीकोलन, डैश, ही वुड नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ना, इस सेंटेंस का अगर मीनिंग ही आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ अब आपको इनकी मीनिंग भी पता होने चाहिए क्लियरली। जैसे समहाउ, किसी भी तरह, इन द मीन टाइम, बीच में, इन एनी केस, किसी भी हाल में, मीन वाइल, मैं कुछ काम कर रहा हूँ उस वक्त कुछ और हो गया है। अब जरा यहाँ पर देखो, एस ये भी नहीं बैठ रहा होगा, इन द मीन टाइम खाली समय में, समहाउ इसी तरह, ये भी नहीं बैठेगा, इन एनी केस बैठेगा। जरा मैं मीनिंग करके बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। इन एनी केस, देखो, आई कांट बी बॉदर टू टेल हिम व्हाट आई थिंक, मैं इस बारे में बॉदर हो नहीं सकता, परेशान हो सकता, टू टेल हिम, मैं क्या सोचता हूँ। वैसे भी, इन एनी केस, वैसे भी वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। वन इज द राइट आंसर। देखो, समझो पूरा खेल इस बात का है कि आपको ये समझ में आ जाए ये लिखा क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया यहाँ क्या लिखा हुआ है और इन सब के मीनिंग क्या है, आप आराम से कर लोगे, चाहे इंग्लिश का कोई सा भी पेपर हो, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश का सिलेबस आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, वो एक ऐसा बंदा चाह रहा है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अंग्रेजी की। अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अंग्रेजी की तो बहुत बढ़िया है, बस वो निकाल लेगा पेपर, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। मतलब, हाँ ये देखो, यहाँ ये कह रहा है, सिनोनिम जैसा होता है ना, एक तरह से सिनोनिम पूछे गए हैं उसने। उसने कहा मैं एक वर्ड दे सकता हूँ, एक एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, कोई बहुत बोलने वाला, बहुत ज्यादा कॉमन बोलने वाला जार्गन दे सकता हूँ, और आपको उसका मीनिंग बताना है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली टफ। देखो, अगर आपको सिनोनिम याद हो, आज से एक आध साल पहले आपके यहाँ पर पेपर में सिनोनिम इस तरह से आते थे कि ये एक सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस के बीच में कहीं वर्ड दे दिया, और अब पढ़ के बताओ मीनिंग क्या बैठेगा इस वर्ड का। आर गेटिंग माय पॉइंट? इससे हम कहते थे सिनोनिम। नाउ इसने क्या कह दिया, एक वर्ड दे दिया, अब खुद बताओ। अगर आपको खुद डिटेल में इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो भैया तुमने कभी धरती पे सुना है? क्या तुमने इनफेलिसिटी कभी सुना है? नहीं सुना हो सकता। कोरोनरी नहीं सुना हो सकता। कॉन्ट्ररी नहीं सुना होगा। प्रिजम्पशन नहीं सुना होगा। स्मग नहीं सुना होगा। ये सारे के सारे वर्ड एक किताब से उठ के आए जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। किताब का नाम क्या है? वर्ड पावर मेड इजी। इसका लिंक मैंने अभी कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप निकाल सकते हो, क्लियर है। नाउ अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, क्या? कि भैया जब आप इस बुक को खत्म करोगे तो एक और बुक आपको करनी पड़ेगी। तो बुक्स कम से कम आपको चाहिए वोकैब को मास्टर करने के लिए। दूसरी बुक का नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो दूसरी बुक, आप देखोगे 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो। ये एक फॉरेन ऑथर की किताब है। यहाँ पर इसका नाम लिखा होगा, आप देख रहा होगा, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके फॉरेन ऑथर का नाम है मुरे ब्रॉमबर्ग। क्या नाम है? मुरे ब्रॉमबर्ग। और किताब का नाम है 1100 ऐसे शब्द जो आपको आने ही चाहिए। और ये किताब इस तरह से लिखी गई है, इस किताब की खाद बल्कि सेट दो, जीएटी दो, कैट एग्जाम दो, आप काफी हद तक निकाल दोगे। ऐसा शायद ही कोई वर्ड होगा जो आपको नहीं आता होगा। बट यार मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको रीडिंग की हैबिट भी लगानी पड़ेगी। वो कैप तो मैंने आपका सॉर्ट आउट कर दिया, पर पढ़ के मीनिंग अगर निकाल नहीं पा रहे हो, बहुत दिक्कत आएगी मेरी जान, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ओके।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ में भी आपको एज सच कोई इशू नहीं आएगा, आपको इश्यू आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंक्लूजन का मतलब बता दो इस पैराग्राफ में कहाँ लिखा है। अब अगर आपने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा होगा ना और आपको उसका मीनिंग पहले से पता है तो आप बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड की जगह मैं क्या लिख दूं, ब्यूटीफुल लिख दूं। तुम्हें ब्यूटीफुल वर्ड का मतलब नहीं पता और ब्यूटीफुल वर्ड का यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया जाता सी प्रिटी, तो तुम लिख नहीं पाते। तो ये कुछ आप ही समझ लो, वोकैब ना इंग्लिश के हर क्वेश्चन का पार्ट है। आप जैसे ही स्किप करने का सोचोगे ना आपकी बैंड बज जाएगी। अब स्किप नहीं कर सकते इसे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते ही यहाँ पर इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। क्या कह रहा हूं मैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। देखो भाई, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की खास बात क्या होती है कि आपको ना ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है दिमाग के साथ। ठीक है, अच्छा इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस नहीं कहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहेंगे। गलत बोल गया मैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है, RQ। अब देखो सेंटेंस ना वो कह रहा है आर से या तो स्टार्ट होगा क्यू से, तो पी और एस में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब RQ देख लो भाई, आर कहता है मोर लेसन दैट आर रिलेवेंट इवन फॉर एडल्ट्स। ठीक है ना, मैंने ठीक है यार, मुझे ओके ओके लगा, पर इसमें एक दिक्कत है, आपको शायद नहीं पता होगा। यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना कभी ये नहीं आता क्या, कंजक्शन। और इसलिए मेरी ग्रामर की समझ में बोला आर नहीं होगा, कोई एक ही ऑप्शन बचा क्यू, वेयर एज ट्रेडिशनली फेयर टेल्स। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखो, टेल्स अपने आप में एक तेजती कहानी नाउन है। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानी, और ट्रेडिशनल फेरी टेल्स मतलब कि जो चलती आ रही है, समझ रहे हो, समय के साथ दसियों दशकों से चलती आ रही है वो। तो ट्रेडिशनल फेरी टेल्स अपने आप में क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब। वर्ब देखो तो आपको दिखेगा इस सेंटेंस में वर्ब है, यहाँ पर आ गया QSPR। इस तरह से पकड़ना होता है, पर ये एक नियम हमेशा काम नहीं करता, हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग काम करेगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर है सेंटेंस QQRR से है। ठीक है, तो या तो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा। अब देखो इसमें पंगा क्या है कि सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो दैट से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, आप कभी भी सेंटेंस कंजक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगने के तुरंत बाद सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। सेंटेंस का कंजक्शन से स्टार्ट होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कि सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, राम, श्याम, ही, शी, ऐसे स्टार्ट होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही स्टार्ट हो, वहीं कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस कंजक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है, सेंटेंस प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। बट कंजक्शन प्रीपोजिशन किसी से भी स्टार्ट करने के बाद आपको कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज क्या हो गया, एक नाउन। अगर नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है तो आपको वर्ब का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। वर्ब भी आ गई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जब आपकी नाउन प्रोनाउन भी आ गया, वर्ब भी आ गया, क्लियर है, तो अब आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है कि भैया क्या कहते हैं, आगे का सेंटेंस बताओ। आपको क्यों पता लग गया, क्यू के बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एस या पी, चेक करो। अब एस या पी में से आप क्या लगाओगे। देखो एस में भी खास बात क्या है, कंजक्शन लिखा हुआ है, यूज हो सकता है। पी में क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये भी यूज होता है। पर अगर आपको ग्रामर की समझ है, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ग्रामर की समझ है तो आपका दिमाग ये कहेगा कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस हो गया, पूरा सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब आई हैव एग्जाम, तो अगर आप ध्यान से सोचो मेरा एक एग्जाम है, ये भी एक सेंटेंस हो गया। अब दोनों को अगर जोड़ना हो, मैंने एंड लगा दिया, मैं स्कूल जा रहा हूं और मेरा एग्जाम है। ठीक है, या आपने एंड की जगह लगा दिया बिकॉज, मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से, जो कंजक्शन का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। अब आप यहाँ पर ध्यान से सोचो,
क्या क्यों अपने आप में पूरा सेंटेंस है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। जवाब से पढ़ते हो दैट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसका इंटीग्रल पार्ट है ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एन इनएलेक्ट्रेबल ट्रुथ। ठीक है ना? अब यहाँ पर यहाँ पर आते आते आपको सेंटेंस आपको लग रहा है कि हाँ यार ये अब लॉजिकली पूरा बैठ रहा है। ठीक है ना? स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन। अब यहाँ तक ठीक लग रहा है। नाउ जैसे ही आपको ये ठीक लगा, अब आपका काम आता है कि आप कंजक्शन का इस्तेमाल करो दैट का, तब आपको बैठेगा ए इज द राइट आंसर। बट जिसकी अंग्रेजी कमजोर होगी ना, उसको एक का डाउट आना चाहिए। इसकी अंग्रेजी कमजोर है, डाउट आना इज नॉट रॉन्ग थिंग। डाउट आने का मतलब है कि कोई चीज हम नहीं जानते हैं। ठीक है? डाउट आने का मतलब ये कि सर यहाँ पर इस कैसे आ गया। देखो नियम ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस में एक बार कंजक्शन प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद दोबारा आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक नियम होता है। ठीक है? स्कूल में नहीं पढ़ाते, कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक, आई होप मेरी बात यहाँ से समझ में आ रही हो। नाउ यहाँ से हम जरा और आगे चलते हैं। कहानी हमारी बढ़ती है। अच्छा, अब रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स तो आपको समझ में आ गया होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड के बाद, अच्छा रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड की अगर आपको मतलब एकदम बढ़िया वाली तैयारी करनी हो, तो आपको ना एक बार समझना पड़ेगा कि 4 किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। पहला है इनर बैटल, लिख लो जरा, क्या नाम है? इनर बैटल, बड़ी अच्छी किताब है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो मेरी लिखी हुई किताब है, तो किताब का नाम है द ट्रैप। क्या नाम है? द ट्रैप। तीसरी किताब का नाम है द रेजिलियंस, और चौथी किताब का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अगर आप ये 4 किताब पढ़ गए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा 200%, 200%। मैं लिखित में भी दे रहा हूँ ये बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 200% पेपर निकलेगा ही निकलेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ठीक है? तो ये वाली जो किताब है द ट्रैप, ये मैंने खुद लिखी है, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक है? इसकी कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, अभी आपको वहां कहीं नहीं मिलेगी, मतलब यू कांट परचेज दिस बुक। पसंद आ रही है? सो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा फोकस इन 4 किताबों को पढ़ने में करें जरूर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देख लिया। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बाद जरा हमारी कहानी देखते हैं हम। देखो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बाद हम आ चुके हैं, इसे आप कहते हैं सिनोनिम, प्रॉपर सिनोनिम। ठीक है? अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिनोनिम करते वक्त इसने कहा है कि ये एक वर्ड है और आपको इसका नियर बाय मीनिंग निकालना है। ठीक है? अब देखो, आपने सेंटेंस पढ़ के इसका मीनिंग फिर भी निकाल दिया, और अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता तो आप फिर फंस गए। अगेन आप पेपर देखो, वो कह रहा है 2 चीजों पे मैं बार बार खेलता रहूंगा तो मैं परेशान करता हूँ। या तो रीडिंग, इस सेंटेंस पढ़ के समझो वो कहना क्या चाह रहा है, दूसरा वोकैब, या वोकैब समझो वोकैब कहना क्या चाह रही है। दोनों में से एक नहीं आता, दिक्कत आ जाएगी। अब लकीली मेरे शायद नसीब में था, या मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी कह लो, मैंने एक किताब वीडियो कराई थी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, शुभम वाश ने वोकैब, और ये पूरी की पूरी वोकैब, आप इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आप ना देख पाओ। इंस्टिल, टॉजी, एलिजेंस, इंक्रीमेंट। ठीक है ना? ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपको दिखेंगे, हर हाल में आपको दिखेंगे, जो मैंने आपको वीडियो कराई है। ठीक है? या जो मैंने आपको 2 बुक्स बताई है ना, उन 2 बुक्स को भी अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको सारे वर्ड्स ये लिखेंगे। में कुछ नहीं है, इफ यू नो दिस मीनिंग यू कैन टिक द आंसर ना, सिंपल सा बात है। ठीक है? तुम्हें बस सोर्स नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है, मैंने सोर्स बता दिए आपको। एक मेरी वीडियो अगर आप देख सको तो बहुत बढ़िया, आप वो देख लो, प्लस ये 2 किताबें जो मैंने आपको बताई थी, दोबारा बोल दे रहा हूँ, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, और 1100 वर्ड्स, इन 2 किताबों को आपको देखना ही पड़ेगा। अब आते हैं S1 S6, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। देखो ये नॉर्मली बच्चा गलत करता ही करता है। ठीक है?
ये देखो, अब जरा इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें ना आपको किसी तरह से ना दो सेंटेंस की पेयरिंग ढूंढनी होती है। दो सेंटेंस की पेयरिंग मतलब दो ऐसे कोई सेंटेंस होंगे जो जुदा ना हो सके। ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं कि इसके बाद तो ये आएगा ही आएगा, पहले ही आएगा, दूसरा ही आएगा, कोई और तरीका ही नहीं है, स्किप ही नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट आंसर है SPQR। अब जरा इसी को देख लेते हैं। ये कहता है द वर्ड यूज फॉर द सूफिज्म इन द इस्लामिक स्टेट्स आर तसव्वुफ। ठीक है ना। अब ये एक वर्ड हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। अब अगर आप पी देखते हैं, पी क्या कह रहा है, हिस्टोरियन हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन अ सेवरल वे। एस और पी, वो कह रहा है कि इस टर्म को उसमें हिस्टोरियन ने, जो इतिहासकार होते हैं ना, कई तरह से देखा है। तो अब देख रहे हो कि एस और पी को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और इसमें ऐसा सेंटेंस होगा, देखो, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा एक या दो आपको मिल जाते हैं कि जिन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। अब देखो PQ देखो, PQ क्या कहता है, student has understood in their several way. Q, according to some scholar, it is derived from the suf meaning rule. ठीक है ना। तो आपको दिख भी रहा होगा कि यार क्लियरली एस के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है। ये ऐसे तीन भाई हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। क्लियर है। तो जब आपको समझ में आ जाए कि आप इसे अलग नहीं कर सकते, तो पूरे का मीनिंग समझ में आए या ना आए, आपको बस ऐसे सेंटेंस निकालने हैं जिनको अलग नहीं किया जाता, और वही आपके आंसर बैठे। क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। योग्य अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस अगेन बेटा, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग बाय रीडिंग द, जो आपके सामने लिखा है, आप कर ही नहीं पाओगे। हमेशा एक बच्चे को ये बात समझनी चाहिए, अपनी स्टार्टिंग लाइन पकड़नी चाहिए। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। हो सकता है एक बच्चे को अभी ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा हो, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं। ठीक है ना, उसकी रीडिंग उसकी क्लियर हो सकता है मुझसे भी बेहतर हो। उसको एग्जाम निकालने में खाली 15 दिन लगे UPSC। बट अगर तुम्हें टाइम लग रहा है 1 साल, तो भाई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हें वो आता नहीं है, जिस दिन आ जाएगा तुम कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन क्या है। इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू स्टार्ट, आपका आधा काम हो गया। आगे चलिए जरा। अब आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, माय गॉड, ये तो भाई तुमसे कह रहा है कि ग्रामर की बड़ी अच्छी समझ चाहिए तुम्हें। देखो, ये कहना चाह रहा है कि ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस निकालो। तो पैसिव वॉइस का एक नियम होता है, जो पीछे लिखा हुआ है वो आगे चला जाएगा, जो आगे चला हुआ है पीछे जाएगा। अब देखो, क्या कासल एकदम शुरुआत में, हाँ सर कासल शुरुआत में, कासल शुरुआत में, कासल शुरुआत में, कासल शुरुआत में, ठीक, सारे सही ऑप्शन है। फिर देखो, अगर यहाँ पर सिंपल पास माल हुआ होगा, क्या हुआ, सिंपल पास मतलब वर्ब में ईडी लग जाती है। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है लव्ड, ठीक है ना, लव एक वर्ब है, और अगर ईडी लगा दो तो लव्ड बन जाता है। ठीक है ना। आपको देखना है, अगर ये सिंपल पास्ट है तो सेंटेंस में अब वॉज या वर लगा हुआ आना चाहिए। अब देखो वॉज वर लगा हुआ है, देखो वॉज लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो काट दो, ये ऑप्शन नहीं है। ये वाला, ये वाला इसमें वॉज लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, अब हमारे पास तीन ऑप्शन मिल गए। ठीक, और जब आपको वॉज वर मिल जाता है, तो अब आपको देखना होता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पर आपको ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे की जो सेंटेंस है, जैसे द कासल वॉज बिल्ड 5 centuries एगो बाय द किंग हु वॉज लव्ड बाय द पीपल। देखो, दो बार वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, दो बार वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और दोनों बार में वॉज का इस्तेमाल होना था, सिंपल पास का इस्तेमाल नहीं हो सकता। नाउ, अब आपको देखना है क्या सिंपल पास का इस्तेमाल हुआ है। देखो यहाँ पर सिंपल पास का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ये दो ऑप्शन कट गए। तीसरे वाला देखो, यहाँ पे लिखा है हु वर। अब ऐसा होता है, जो यहाँ पर पीपल के लिए जो वर आया ये एकदम ठीक है, बट मैंने क्या बताया था, जो शुरुआत में सेंटेंस के हो, वो अब कहाँ चल जाता है, पीछे। तो पीछे क्या जाएगा, किंग, और यहाँ पे क्या जा रखा है, पीपल, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, ए इज द राइट आंसर। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। प्लीज मेक श्योर 10 क्वेश्चन आए थे एक्टिव पैसिव के, आप इसे कर पाए। इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना। बट आपको ग्रामर पे एक बार काम करना पड़ेगा।
मेरी आपसे एक हिदायत है, आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ, वहां पर लिखो शुभम वार्ष्णे ग्रामर, और आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सब कुछ कराया मैंने, सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। अब आया कंफ्यूजिंग वर्ड्स। देखो ये वाले जो वर्ड्स है ना, अगर आप सीडीएस का पेपर उठा के देखो तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। सीडीएस का पेपर है आपके सामने ही है, देखिए वहां पर भी आ रखे हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको ना एनडीए की तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको सीडीएस के पीवाईक्यू जरूर लगानी चाहिए। जो सीडीएस में बदलाव आते हैं ना, वो एनडीए में कुछ सालों में दिखने लगते हैं या अगले ही पेपर में दिखने लगते हैं। और आपके लिए एक तरह से पेपर ये लीक है, क्यों? यूपीएससी ही तो पेपर बना रहा है। तो जो आज इन्होंने सीडीएस में डाला है, कल वो एनडीए में डाल सकते हैं और आपका पूरा छपा छपाया क्वेश्चन आ जाएगा। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको नहीं पता होगा, आप पिछले वाला सीडीएस पेपर चेक कर लो, आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है ना? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको एग्जैक्टली वहां से छपे छपाए मिल जाएंगे। इंग्लिश हुआ खत्म। लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ जीएस, या कहो जीके। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, आप यकीन नहीं मानोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, रिएक्शन दैट अकर ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इज कॉल्ड। ये क्लास 10th में, मुझे आज भी याद है, चैप्टर अगर मैं गलत नहीं हूँ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर अगर ये बुक है, उस बुक में यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में यहाँ पर दे रखा है, मुझे एग्जैक्टली याद है, एग्जैक्टली। और अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखो ना, सीमेंट वाली बात, तो ये दे रखा है राइट हैंड साइड में टॉप पर, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है ना, वहां पर दे रखा है। दोनों ही क्वेश्चन छपे छपाए क्लास 10th की एनसीईआरटी से आए हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी से बिल्कुल छपे छपाए। अगला क्वेश्चन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी क्लास 10 से ही छपा छपाया है एकदम, मुझे अभी भी याद आ रहा है इसकी कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ मैं। चैप्टर खत्म है, एकदम चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, एक एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके साथ जिप्सम भी लिखा हुआ है, क्लास 10 की एनसीईआरटी। ये वाला भी, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 का, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। कि बताओ अगर मैं आइस को मतलब आइस को पिघला दूं तो वो केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है ना? तो ये चीज आई है, ठीक है ना? ये वाली, ओ माय गॉड, ये हमने शायद 1000 बार पढ़ रखा होगा, एंटासिड वाला, क्लास 9 की बुक से उठा कर आया ये सिंपल सवाल। ये देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा क्लास 9 से उठ गया है। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, चैप्टर का नाम भी बताता हूँ, व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है, ठीक है ना? वहां से एकदम उठा के आया है। आगे चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है? ओ माय गॉड, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर आपने सुना होगा, इलबुआ मिल्क एक होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? यही एग्जैक्टली क्लास 10th का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर यार, पहले चैप्टर से उठ गया है। ये इक्वेशन देख रहे हो, एज इट इज क्लास 10th की है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। उसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये ब्लू रंग से एग्जाम्पल फॉर्मेट में वहां पर लिखा हुआ है कि भैया ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। भाई साहब ये बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट है, एकदम पेपर मुश्किल नहीं बनाया। वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर एटॉमिसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिसिटी, मतलब अगर मुझे नाइट्रोजन की एक मॉलिक्यूल बनाना हो तो कितने नाइट्रोजन लगेंगे? 2। आंसर क्या होगा? ये खत्म। नियॉन बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए? एक ही नियॉन चाहिए, नियॉन एक इनर्ट गैस है, खत्म, आंसर हो गया। कितना सिंपल है ये। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 9 और 10 की, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, क्वेश्चन हो रहे हैं भाई आराम से, इतना क्लियरली यहाँ से पेपर आया है, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर? भाई साहब ज्योग्राफी का है ये, ठीक है। वैसे ये क्लास 11th में भी लिखी हुई है बात, और क्लास 9 की बुक में भी लिखी, दोनों में लिखी हुई है बात। बहुत ही कमाल, बहुत ही सिंपल शब्दों में इसने पूछा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो पानी में टेम्पररी हार्डनेस हो जाती है, किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट। क्लास 10th की बुक में लिखा हुआ है, डिटर्जेंट जहाँ लिखा हुआ है ना, वही उसके साथ लिखा हुआ है।
दैट्स बहुत आसान है, मतलब मुझे ये लगता है ये एकदम मुश्किल पेपर है। मेरा मानना ये है कि जो पेपर की कट ऑफ आएगी वो 380 आएगी, पेपर की कट ऑफ, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है, काफी आसान पेपर है। एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है जिसको इसके बेसिक क्लियर हो, आराम से पेपर निकाल सकता है। ठीक है, ये देखो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और अगर आप मेरी बात मानो, ये एग्जैक्ट इक्वेशन, कुछ भी चेंज नहीं है इक्वेशन में, 19-20 भी चेंज नहीं है, वो आपको उसमें दिख जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से डायमंड के लिए पूछा गया है। सच अ सिली थिंग, मतलब इतनी साधारण चीज पूछी गई है आपके लिए। अगला देखो, जो द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें आपको आग लगानी पड़ती है। एग्जैक्ट इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एग्जैक्ट, कुछ चेंज नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा गया। नाउ अगला देखो, मैंने आपको बताया था, अब हिस्ट्री आ गई है। हिस्ट्री मैंने बताया था कि अब गांधी जी को छोड़ के जितने भी लीडर्स हैं उन सबके बारे में पढ़ो, वो सब आएंगे। और देखो आया है, किसान सभा के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया किसान सभा के 1936 में देश की आजादी से पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो ये लिखा, आंसर ये रहा। एक और सवाल देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था, बताओ उसके लीडर कौन थे, आंसर ये रहा। आपको सिर्फ गांधी जी को छोड़ना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो बीजेपी की सरकार है, गांधी जी पे सवाल नहीं देगी वो। और जब कांग्रेस की सरकार थी, हर क्वेश्चन में गांधी जी आया करते थे, कंफर्म क्वेश्चन था, गांधी जी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन गांधी जी को छोड़ के जो भी लीडर है वो पूछा जाएगा। वो क्या नहीं थे? वो गवर्नर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल नहीं थे। सिंपल सवाल। ठीक है, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन है सेवरल कैटेगरी ऑफ द लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मीन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल। चोला इंस्क्रिप्शन के अंदर कहाँ मेंशन कर रखा है, जो स्कूल्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, स्कूल का मेंटेनेंस रखा हो, तो वह शलभ होगा। शलभ होगा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हमेशा 5 चीजें एशियन हिस्ट्री में हमेशा पढ़ो, 5 या 4 ध्यान सुनना। एक, चोला एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, और आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। अगर आपने ये 5-6 चीजें पढ़ ली, आपका एग्जाम में क्वेश्चन तय है, फिक्स से आएगा ही आएगा। अब देखो, यहाँ से एक और बात देखो, यहाँ पर क्या रखा है कि लोकमान्य तिलक की बात करी गई है। अगेन, अगर आप ध्यान सोचो, नॉन गांधी मूवमेंट, नॉन गांधी जो लीडर थे उनके अलावा सब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके रिफॉर्मर्स हैं। अगेन, देश की आजादी में गांधी जी के अलावा कौन कौन थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी कभी सीडीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देखी हो, सॉरी एनडीए की, तो मैंने उसमें ये बात बहुत क्लियरली बताई है। अच्छा, एक बात और, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के अंदर 3 चीजें आपको जरूर पढ़नी है। एक, इसमें ना काफी सारे सिटी थे, हड़प्पन और मोहनजोदारो में काफी सारे सिटी थे। उस सिटी की खास बात ये है कि वो रिवर साइड थे, रिवर के एकदम बगल में थे। उस सिटी में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, उस सिटी में ना पोल्ट्री का काम बहुत अच्छा होता था। क्लियर है? तो हर सिटी की हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट काम था। अगर आप ऋतिक की मूवी देख लो मोहनजोदारो, तो आपको समझ में आ जाएगी, हर सिटी का नाम वहां पर मेंशन है। इनफैक्ट यहाँ पर भी मेंशन है, बनवाली, लोथल, सोरदपुरी और धोलावीरा। ये सारे वो सिटी हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आया करते थे। तो इनमें क्या क्या खास बात थी, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना? सेंगुवत्तम इज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ द चेरास। अगेन, वो चोला वाला जो एरा टाइम पीरियड था ना, वहां से ही क्वेश्चन आया उठ के। बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ गए हो ना, तो ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी जॉब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जरा। देखो, वो ये कह रहा है, एक तो मैं समझ आता हूँ स्काई पर लाइटिंग इतनी आगे पीछे क्यों की रहती है, कभी ज्यादा रहती है, कभी कम हो जाती है। ऐसा काला दिखा रखा है जैसे पता नहीं अफ्रीका से होकर आया हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते जरा हम। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स, सभी जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको अरेंज करिए ऐसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाए। ठीक है ना?
कि कौन सा इंसान पहले आया था। देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप ना हर दूसरे तीसरे साल के पेपर में आप देख सकते हो, ये कंफर्म क्वेश्चन है। हर 2 पेपर को छोड़ के एक क्वेश्चन आता है, कौन सा ट्रैवलर आया था, कब आया था, एक सीक्वेंस बैठी हुई होती है। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पर इसका सही आंसर क्या है, सी। इसमें अभी ना 2 ट्रैवलर बाकी रह गए हैं। इन्होंने 2 चाइनीज ट्रैवलर का जिक्र इसमें नहीं किया है। टोटल हमारे देश में 6 ट्रैवलर आए थे, ठीक है ना। 2 इसमें से मिसिंग है, ठीक है। तो वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर आप यूट्यूब पे भी डालोगे ना, ऐसे यूट्यूब पे डालना ट्रैवलर्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो एनिमेटेड वीडियो आ जाएगी। एनिमेटेड वीडियो आ जाएगी, जिससे आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा कि किसके टाइम में क्या हुआ और किसके राज्य में आए। कभी कभार पूछ लेते हैं, किस राजा के समय में ये ट्रैवलर्स आए, किस राजा के समय में ये ट्रैवलर्स आए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड तरीका कि आप उससे फायदा उठा सकते हो। अला देखिए, अला रामचरिता एन एग्जाम्पल ऑफ देवासुरा काव्य टेलिंग द टू स्टोरी साइमल्टेनियसली वाज रिटन बाय, किसके द्वारा ये एक कहानी लिखी गई थी। इसका नाम क्या है, संध्याकारा। संध्याकारा के द्वारा की थी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होता, और इसे थोड़ा ढूंढना बीइंग अ टीचर भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अगेन ये सारे एक्ट है, ठीक है। ये एक्ट आपको ना सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सबसे पहला एक्ट था 1773, और लास्ट एक्ट जो आपका मिलेगा ना, तो आपको मिलेगा 1947 का। ये सारे एक्ट एक सीक्वेंस में याद करने हैं। टोटल 10 से 12 एक सीक्वेंस होती है, और आपको हमेशा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन हर साल आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप चेक करना। अगला देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन फॉर्मेट है जो इस बार आया है, ये वाला कि बताइए ब्रेड वुड सिस्टम किससे एसोसिएटेड नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर केम, और ये मेरे हिसाब से मुश्किल है कि आप पता लगा सको कि यार कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा क्या एग्जैक्टली काम कर रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबका पता करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। अगर आप छोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मान लो 2+2 आपसे पूछा गया एग्जाम में, और आपको उसका आंसर नहीं आता 4, तो बहुत दिक्कत है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको आसान सवाल का जवाब नहीं आता, तो भैया बहुत दिक्कत की बात है, ठीक है ना। मुश्किल सवाल का जवाब तो शायद ही किसी को एक को आता होगा। ब्रेड वुड सिस्टम, जिसमें कभी किसी ने अपनी लाइफ में पर्सनली एसोसिएट किया होगा, देखा होगा, जैसे जिसके बाप माँ बाप IMF में होंगे, उसी को प्रैक्टिकली पता हो सकता है ये सवाल का जवाब। अदरवाइज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि इस सवाल का जवाब टीचर तक को बताओ। अल्लाह देखो, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ की किसने शुरुआत की थी, तो थे गुरु गोविंद सिंह। वन ऑफ द बेसिक आंसर, पता नहीं उसने गुरु अर्जन सिंह का नाम क्यों लिखा है, सरदार नहीं होगा, सरदार को पक्का पता होगा ये बात, ठीक है। चलिए, याद तक की बात हो गई, आगे चलते हैं जरा। देखो, अब एक बात ये है, आपको इकोनॉमिक्स से देखो 2 क्वेश्चन आए हैं इस साल, 2 क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। आपके एनडीए में इकोनॉमिक्स के सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों कहाँ से आते हैं, इस ध्यान सुनो, वो है 5 ईयर प्लान। कंफर्म है होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली, वो आपको पता लगा रहा है, ठीक है। नाउ, अब इन्होंने एक नया क्वेश्चन का फॉर्मेट डाला है कि जो आपकी मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम टाइमलाइन पूछेंगे। बताओ दुनिया में कौन सी चीज पहले हुई। पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पहले बनी, डब्ल्यू डॉट पहले आया, या पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो पहले ब्लास्टिंग मिसाइल बने, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया, और फिर लास्ट में डब्ल्यू डॉट आया। अचंभे वाली बात है ना, बट भाई ऐसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। आगे देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट क्या है, फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील, ठीक है। एंड ब्रिक्स समिट्स आर हेल्ड इन न्यू दिल्ली 3 ओकेजन, 3 बार दिल्ली में हो चुकी हैं। पहली बार ब्राजील में हुई थी, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट एकदम सच है। अब इसमें क्या कर दिया है, मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में टाइमलाइन डाल दी है कि पहले बताओ क्या हुआ था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। देखो, पॉलिटी में ना हमेशा 6 जगह से क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल राइट, ठीक है, देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, सामने सामने दिखा रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल, पार्ट्स और स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
इनसे क्वेश्चन आना तय है, फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। क्लियर है? नाउ ये अब अगेन ना अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। करंट अफेयर के नाम पे थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा दी है इस बार। ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन का फ्लैग और आसियान नेशन के फ्लैग में क्या क्या खास बात है, क्या चीज होती है, एक्चुअली कैसे दिखते हैं। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ब्लू रंग का होता है, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ब्लू रंग का होता है, उसमें ऑलिव ट्री की ब्रांचेस होती है, ठीक है। वहीं जो आपका आसियान का फ्लैग होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है ना, वो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना, नहीं ये है मेंशन। आशियन फ्लैग कैरीज ब्लू एंड रेड व्हाइट एंड येलो कलर, बिल्कुल सही बात। दो स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है, ठीक है ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन ना मतलब पॉलिटी का है, ऐसा नहीं है कि ये प्रिडिक्ट नहीं करा सकता, पर ये काफी रट्टू तोता वाला होता है। हमारे देश में 100 से ज्यादा कमेटी है, उन 100 में से 50 कमेटी ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि एग्जाम में पूछ जाती है, वुमेन, चाइल्ड केयर, करप्शन, ये सारी कमेटी पूछी जाती है। तो इसमें कमेटी थी पंचायती राज सिस्टम को हिंदुस्तान में लाने की, तो पंचायत होती है ना उसको लाने की। तो वो कमेटी कौन लेकर आया था? वो थी एल एम सिंघवी कमेटी। इस कमेटी के हेड जो है उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम डलता है, क्लियर है। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक। अगला देखो यहाँ पर, 1 पार्सेक इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू इज अबाउट। जो एयू है 1 पार्सेक, वो एक्चुअल में कितना होता है? आई थिंक दिस वन ऑफ द 9th क्लास ज्योग्राफी क्वेश्चन। 9th क्लास की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। अगर आप क्लास 11th में भी देखो तो क्लास 11th की ज्योग्राफी मिल जाएगा। 9th की मैं ना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगी, 9th से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है 9th की ज्योग्राफी के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन आपके 11th की ज्योग्राफी से आपको दिखेंगे, सारे के सारे, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो क्लास 10 के एनसीईआरटी से आया है। चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स। ये वाला देखो, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगेन क्लास 10th। ये देखो, ये कह रहा है कि 340 केल्विन में से 310 केल्विन को माइनस करो तो आपको 30 केल्विन मिलेगा। इस 30 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, जो आंसर है वो बता दो। वही बता रखा है जी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में करस्पॉन्ड टू एक्सरे। एक्सरे की कितनी वेवलेंथ होती है? क्लास 11th का बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लास 11th में ये बात मेंशन करी गई। देखो साइंस को आपको थोड़ा सा क्लास 11 तक तो लेके जाना ही पड़ेगा। इस बार क्लास 11 के कम क्वेश्चन आए, पर नॉर्मली मैंने ना काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्लास 11 का है, ठीक है ना। 10th में भी काउंट होता है, बट ना 11th में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में जो दो लेंसेज होते हैं, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो अच्छे से क्लास 11th में बता रखा है। 10th में बस हिंट दे रखी है। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में इतना नहीं बता रखा, पर क्लास 11 में बहुत डिटेल में बता रखा है ये वाला क्वेश्चन। पूछा है जो टेलीस्कोप होता है उसमें आगे का लेंस तो इसने बता दिया, बट पूछ रहा है ये वाला जो लेंस होता है, ये वाला, ये कौन सा होता है, ये पूछ रहा है ये। आगे देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सही क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल सेम यूनिट है। क्लास 11 का क्वेश्चन है ये, क्लास 11 के फिजिक्स का, ठीक है। अगर आपको ये है, ये डायमेंशन चैप्टर का है, ये क्लास 11th, देख रहे हो। क्लास 11 ऐसा नहीं है नहीं आती, आती है, इसका अपना ही एक जोर होता है। क्लास 10th वर्क डन का चैप्टर है, क्लास 10th का। क्लास 10th लेटेंट हीट का एग्जांपल। लेटेंट हीट अगर आपको याद नहीं आ रही हो तो वो होती है, मान लो आइस है, आइस पिघल गई और पानी में कन्वर्ट हो गई, पर पानी का जब तापमान नापा तो 0 डिग्री सेल्सियस है, पर 0 डिग्री सेल्सियस में तो आइस होती है, तो लेटेंट हीट उसे ही कहते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th का कंसेप्ट है ये क्लास 11 का कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये क्लास 11 का कंसेप्ट है। ये ये कॉमन सेंस का है ये। क्या आप नॉर्मल थर्मामीटर से -250 डिग्री सेल्सियस नाप सकते हो? नहीं। लैब वाले से भी नहीं नाप सकते, जो लैब का होता है वो भी इतना नीचे तक नहीं जा सकता। हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर वाला
वो है ना एरिया, वही -40 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है उससे भी कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस कम। तो भाई साहब यहाँ पे एक चीज होती है थर्मोकपल। थोड़ा अगर आप दिमाग लोगे, घर का थर्मोमीटर नहीं नाप सकता, एल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर भी नाप सकता, जो हमारे लैब में थर्मोमीटर वो भी नाप सकता। टी इज द राइट आंसर, इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। अब होता क्या है, कॉमन सेंस क्वेश्चन क्यों नहीं लग पाते हैं? कि जितने भी अब तक सारे क्वेश्चंस थे वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो कॉमन सेंस हमारी एकदम से जागरूक नहीं हो पाती। कॉमन सेंस भी लगा लें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस टेंशन इज करेक्ट? कौन सी सरफेस टेंशन के बारे में करेक्ट है? अगेन क्लास 11, हम क्लास 11th में सरफेस टेंशन आके पढ़ते हैं, ना कि क्लास 10th में। ठीक है, तो इट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। सरफेस टेंशन जो होती है पानी की कम होती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। क्लास 11 का कंसेप्ट है ये। 102, अ बॉडी सिंक्स इन वाटर व्हेन? बॉडी पानी में कब डूब जाती है? क्लास 10 का कंसेप्ट, जब डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर कम हो एज कम्पेयर टू जो बॉडी घेरी गई है। ठीक है, अगला है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म, क्लास 10 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल। सोनार की फुल फॉर्म बता दो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा खुद तो क्वेश्चन आ जाएगा। वाई अ फीडर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हेड? ओह क्लास 10, सिंपल सवाल। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है? एक्सरे की बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा होती है माइक्रोवेव की, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, क्लास 10, अगेन क्लास 10 का सवाल है ये। बॉटम ऑफ द टैंक कंटेन वाटर अपीयर टू बी रेज ड्यू टू? क्लास 10 यार, बहुत बच्चों वाला सवाल है। फॉर अ मटेरियल इन द स्टैटिक कंडीशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो भाई मान लो ये कह रहा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, वो कह रहा है कि मान लो एक आपका स्केल है प्लास्टिक का, अगर आप उसे रब करोगे तो उसमें स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, हाँ। और अगर मान लो गुड कंडक्टर है जैसे लोहे की रॉड, उसको अगर मैं घिसूंगा तो भी उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, हाँ। तो परफेक्ट कंडक्टर की बात बोली गई है, चाहे वो इंसुलेटर में हो या दोनों में स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, क्लास 10th, मायोपिया, बहुत ही सिंपल है, ये कोई नहीं बता सकता कि ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम का निकनेम क्या है। दिस इज द क्वेश्चन जो सबको स्किप ही करना पड़ेगा, किसी को नहीं आता होगा, बहुत ही रेयर है किसी को आता होगा। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर द सिस्टम, क्लास 11th, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आया है, देखो। ठीक है, अगला देखो, ये भी अगेन किसी को नहीं आता होगा, 22 साल से आने लगी है ये एनिवर्सरी, अलग अलग डिपार्टमेंट की पूछने लगे हैं लोग, तो वो एग्जाम में बनने लगी है। तो 150 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द नेशन, ईयर 2025, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 150 साल। ये गवर्नमेंट की स्कीम आई है, मैंने अगर आपको याद हो, इन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है एग्जाम का पार्ट बनती है। क्लियर है, ये क्लास 10 का साइंस क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा होगी? आसमान में ज्यादा होगी, जमीन पे ज्यादा होगी, बस ये बात पूछ रहा है यहाँ पर। हाउ मेनी रूरल डिस्ट्रिक्ट डज महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज? गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एक्चुअली। 2022 में 2023 में इसकी एक रिपोर्ट आई थी जो कि इस साल पब्लिश हुई है। 2022-2023 में एक रिपोर्ट बनाई गई थी जो इस साल पब्लिश हुई है, उसमें ये न्यूज आई थी। अगर आपने मेरी कराई हुई करंट अफेयर करी है तो उसमें मैंने ये बात कराई है। अगर देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे बनाया जाता है किस खुशी में? एक्चुअली हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था, उस खुशी में मनाया जाता है, और ये इसी साल 11 मई को बनाया गया था, इस चक्कर में न्यूज में आपके सामने बना हुआ है। ठीक है ना, ये है। अगला देख लीजिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे भी नहीं आता था, थोड़ा डीप में करंट अफेयर ले गए हैं। वो कह रहे हैं कि इनिशिएटिव 10 नीति आयोग सपोर्ट इंटरेस्ट स्टेज टू स्टेब्लिश द स्टेट इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन SIT। नहीं पकड़ पाओगे, थोड़ा समझने ही मुश्किल है अगर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में नहीं पता। इसका आंसर पर ये है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने लायक नहीं होते। ठीक है, अगला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट अकाउंट फॉर द मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट क्रोमाइट? न्यूज में बना था, उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। रामसर साइट के बारे में मैंने इस साल आपको पढ़ाया था। देखिए, टोटल हमारे देश में 110 से ज्यादा रामसर साइट है, सारी रामसर साइट आप याद नहीं कर सकते। उसने कहा गया 2025 में कौन सी ऐड करी गई हैं, तो 2025 में पहली और दूसरी ऐड करी गई हैं। ये मैंने एग्जैक्टली आपको कराया है इस साल, अगर आप मेरी करंट अफेयर देख रखे हैं तो उसमें से मैंने एग्जैक्टली करा रखा है ये वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में स्टेटमेंट जरा चेक करके बताइए, इनमें से कौन सी सही है। देखो भैया, क्रिकेट के ज्ञानी तो हम है नहीं, बट जहां तक हमें पता है इसमें 1 2 एंड 4, 1 एंड 2 एकदम सही है। 1 एंड 2 एकदम सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्लियर है। वैसे अगर कोई क्रिकेट का फैन है
तो वो 4 को भी करेक्ट ही कहेगा, पर 1 2 4 ऑप्शन में नहीं है। 1 2 एंड 4 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में खाली 1 और 2 है, या 1 2 3 4, और 3 है नहीं, 3 पक्का गलत है। ठीक है, तो हमें 1 2 एंड 4 1 2 लेना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ये तो आपको पता होगा। इथेरियम, टेथर, सोलाना, कार्डोना क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्लास 11 की ज्योग्राफी का कंसेप्ट है कि जब हवाएं चलती हैं हमारे, मतलब हवा हवाएं चलती हैं, मतलब जब हम आ, हवा लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो वो किस फॉर्म में हमारे अंदर हवा काउंट होती है, तो उनसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी शायद बोल दिया था मैंने, क्लास 11 की बायोलॉजी बुक में ये लिखा हुआ है। अल्लाह देखो, पीएच, ये आपकी भैया क्लास 10 की किताब में लिखा हुआ है। क्लास 10 की किताब में कि एलिमेंट्री कैनाल का पीएच, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पीएच कितना उनका है। ठीक है ना, ये वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी लिखा हुआ है यहाँ पर, पेप्सिन टक्सिन का जो पीएचओ का, ये सब ये वहां पर मेंशन हो रखे हैं क्लास 10 इसमें। अगला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। ओह, क्लास 10 का, परमानेंटली आर्टरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं, उल्टा लिखा हुआ है। बी इज द राइट आंसर। क्लास 10 में ये लिखा हुआ है, फीमेल्स में जो हार्मोन्स कंट्रोल करने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट, एकदम सही जवाब। क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10 भाई साहब। ये है कि हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज कहाँ पर होती हैं? तो होती है लिम्फोसाइट में, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी भी कह देते हैं। ठीक है, इन ब्रेन जो हमारी छोटी बुद्धि होती है, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10। उसका काम क्या होता है? हम उल्टी, भूख लगना, जो चीजें होती हैं वो हमें हिंड ब्रेन, जो छोटी बुद्धि होती है, वही हमें करवाती है। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर डाइट एज इट एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल। ठीक है ना। 130, which organelles have the own DNA and ribosomes? Mitochondria and chloroplasts। क्लियर है, खुद का डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लास 10th का क्वेश्चन है, पर क्लास 10th में कभी ना ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया डीएनए है किसमें, नहीं पूछा गया, पूछा गया। अगर आप उसके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको उसमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि डीएनए हमारा एग्जैक्टली कहाँ मिलता है। आगे देखो, ये नहीं कर पाओगे, ये एक्चुअली क्लास 11 की ज्योग्राफी में भी मेंशन नहीं है, ये एग्जैक्टली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये आपसे नहीं होता। ये हो जाता, ये आपका ना रॉक एंड सॉइल फॉर्मेशन होता है एक चैप्टर क्लास 11 की ज्योग्राफी में, वहां से उठाया गया एग्जैक्टली, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ये देखो, ये भी ना रॉक एंड सॉइल का फेल्ड्सफर, ये भी रॉक एंड सॉइल का ही है, ये भी वहीं से उठाया गया है, क्लास 11 की ज्योग्राफी। ये भी आपका है, एक होता है हमारे यहाँ अर्थक्वेक एंड नाम भूल गया मैं, ओशन रिज, अर्थक्वेक एंड ओशन रिज नाम का एक सेक्शन होता है हमारी 11th क्लास की ज्योग्राफी में, वहां से ये है। ठीक है ना, तो वहां पर ये बात मेंशन कर रखी है, वहां पर ये उठ के आया वहां से ये। अगला देखो जरा, अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक में पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स भी होती है, वहां से उठ के आया है क्लास 11 की ज्योग्राफी। क्लास 9 10 की ज्योग्राफी में कुछ नहीं रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉल्केनिक आइलैंड चेन इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ओशनिक रेंज? हवाई आइलैंड, एक होती है ओशनिक रेंज होती है जहां पर ना अर्थक्वेक आते ही आते हैं, ये उसमें से ही पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है। देखो, अगर आपको क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़नी हो ना, दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने वैसे बताई होगी, शुभम वाश ने, आप यूट्यूब पे लिखो और उसके नीचे लिखो ज्योग्राफी, और आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है, क्लास 11 पे आते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू सी वेव्स। ठीक है ना, अब सी वेव्स कैसे बनती है उसकी कहानी पे सवाल है, ये आपको अगेन क्लास 11 की ज्योग्राफी में आपको आराम से मिल जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सॉइल एंड फार्मिंग प्रोसेस इज अ करेक्ट? बहुत सिंपल है भाई, ये ट्रांसलोकेशन वाली बात अगेन आपकी क्लास 11 की ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में बता रखी है, बहुत ही सिंपल सवाल है। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आप बताएं। भाई साहब, चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक लेयर।
क्लास 11th उसमें भी मेंशन कर रखा है ये, ठीक है। इसमें ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये वाली रॉन्ग है, बनी ठीक है। 140 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इंसुलेशन मतलब होता है धूप कहाँ मिलती है, हमें धूप किस कारण से मिल पाती है, उसके बारे में। अगेन क्लास 11 की ज्योग्राफी। और भाई ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये बाई चांस पता नहीं क्या हुआ है कि मैंने क्लास में एग्जैक्टली लिखाया था कि ओशन करंट को कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं, और ये एग्जैक्टली वही आ गए, चारों के चारों वही आ गए, पता नहीं कैसे आ गए। तो ये कमाल बात है, चारों ही सही आंसर है। देखें, एक चैप्टर आता है ओशन करंट के अंदर ही कौन सी वार्म करंट होती है, कौन सी कोल्ड करंट। तो जो अर्थ होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं आती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से ठंडी हवाएं आती है, तो उनसे हम कहते हैं कोल्ड करंट। ये पूछ रहा है वार्म करंट। जो अर्थ के इक्वेटर पे बहती है ना, उन्हें हम कहते हैं वार्म करंट। तो वार्म करंट में हमारी 1 और 2 आती है। क्लियर है? ओके। सॉइल चैप्टर के अंदर बताया गया है कौन सा मिनरल किस सॉइल के अंदर होता है, कौन सा मिनरल किस सॉइल के अंदर होता है। वो लेटराइट सॉइल के अंदर 1 और 2 होते हैं, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। ओके। स्टेट ऑफ असम शेयर द बॉर्डर्स विद हाउ मेनी अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपको असम की लोकेशन नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते, अदरवाइज ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है बांग्लादेश एंड भूटान। इन दो कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है, और बाकी जो 7 इंडियन स्टेट्स हैं उन सब के साथ वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं सारी की सारी 7 के साथ वो शेयर करता है। एकमात्र ऐसा स्टेट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन मोस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के एकदम नॉर्थ मोस्ट में कौन सी रिवर आती है? तो आती है नर्मदा। ये आती है नर्मदा, और इसकी जस्ट नीचे आती है तापी। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं तो यह बहुत आश्चर्य हूँ। 380 तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, 380 कट ऑफ जानी ही जानी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रॉप कल्टीवेटेड इंडिया इज करेक्ट। क्रॉप के बारे में कौन सी बात सही है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको क्रॉप्स याद नहीं है तो ये बड़ा दिक्कत होता है। जो बाजरा ग्रो होता है वो आपका सैंडी ब्लैक सॉइल पे ग्रो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रागी वाली है, रागी वाली की बात भी कर रखी है। कह रहा है जो रागी है वो मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु और हिमाचल में ग्रो होती है। दोनों ही बातें सही हैं, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके, ये मैंने आपको कराया था। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड रिसोर्सेस क्लास 11 का चैप्टर है। वहां पर ये सारे सिटी के नाम लिखूँ मैं, एग्जैक्टली मेंशन है वहां पर, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ एनटीपीसी। विध्यांचल पावर प्लांट का कोई बेनिफिशियरी कौन नहीं है? भाई ये ना सिर्फ उसी स्टेट का बंदा हो सकता है, हर स्टेट का तो याद कर नहीं सकते। गोवा इज द राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है ना। विंध्याचल पावर प्लांट एनटीपीसी का कौन बेनिफिशियरी नहीं है? गोवा बेनिफिशियरी। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये शायद ही किसी को आता होगा। सिर्फ जो गोवा महाराष्ट्र में रहता होगा, जिसके मम्मी पापा बिजली विभाग में होंगे, उसी को आता होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। थर्मल पावर प्लांट कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें सही तो वैसे ये वाला दे रखा है, बट ना इसे याद करना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में करीबन 55 थर्मल प्लांट है, ठीक है ना। मतलब काफी ज्यादा संख्या है। हो सकता है काउंटिंग में भी रॉन्ग हो, पर थर्मल प्लांट बहुत सारे हैं, तो इसे याद करना बहुत मुश्किल काम है तो मतलब डायरेक्टली पिक उठा हुआ क्वेश्चन, पर इसे याद करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये हो गया हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस पेपर की। मैं चाहता हूँ कि आप को समझें और तैयारी करना शुरू करें। अब देखो, तुम्हें एक बात और बतानी है मुझे। 1 अक्टूबर जब आएगा तो तुम्हें ये डेट अपने कैलेंडर में मार्क करनी है। यूट्यूब पे मैं और हमारे मैथ्स के सर सुमेश जैन सर मिलके तुम्हारी एनडी की तैयारी कराएंगे। 3 सब्जेक्ट हमारा मेन एम होगा जो तुम्हारे निकालने में मदद करे: इंग्लिश, करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो हम तुम्हारे एनडी की तैयारी में पूरी की पूरी तरह से फ्री में पढ़ाएंगे। और तुम्हें लगेगा कि यार अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरा एग्जाम नहीं निकलता। समझो मेरी बात। तो पूरी जान लगा कि हम पढ़ा रहे हैं। पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए पूरा बैच भी है एनडीए का। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना,
तो हम उससे ना पर्सनली कनेक्ट करते हैं। पता है कैसे? गूगल मीट पे आप जयपुर में बैठे हो, मैं मेरठ में बैठा हूँ, तो मेरठ वाले जयपुर से लगातार ऑनलाइन गूगल मीट पे बात करेगा। बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, खाली लाइव क्लास होती है, नहीं, हम लाइव वीडियो कॉल करते हैं और एक बच्चे से एक बार में बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, कि भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में। क्योंकि मेरा ये नसीब, मतलब मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर एक बच्चे से आप पर्सनली कनेक्ट हो लो, वो समझ जाओ कि वो कहाँ फंसा हुआ है, तो आप उसे आगे लेके जा सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अटक गया हो कहीं, ठीक है, और उसका फिर सिलेक्शन ना हो रहा हो। अगर वो जुड़ा रहता है ना, मैं गारंटी दे पाता हूँ कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। उसे बस अपनी तकलीफें क्लियरली बतानी होती है, सर मैं यहाँ अटक रहा हूँ, मेरी ये परेशानी है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा त्रिशूल बैच चालू हो चुका है। हमने उसमें डिटेल में हर चीज़ में चीज़ पढ़ाई है, हर कंसेप्ट को क्लियर करा है। नोट्स हैं, पीवाईक्यू है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब है उसके अंदर। क्लियर है? सेम वे एक बैच और है क्लास 11th का, जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए है अभिमन्यु बैच, और उस अभिमन्यु बैच को वो ले सकते हैं। अब अगर आपको लेना हो ना ये बैच, तो आपको ना यहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे जो ऐप है हमारी, कोई भी बंदा हमारी ऐप एसएसबी नाम से सर्च ना करे, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से सर्च करे, आपको ऐप मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार मुझे तो पहले बात करनी है, तो ये वो नंबर है जिसपे आप हमसे बात कर सकते हो। फोन करना, व्हाट्सएप मत करना। कई बार लोग हमें क्या कहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर हमें कॉल जरूर करना। टाइम रहता है हमारे पास 10 AM टू 6 PM। क्लियर है? चलो अब सुमेश जैन सर से मैथ समझते हैं कि मैथ्स में एक्चुअल में आया क्या क्या था। Jai Hind, boys and girls. Very warm welcome from Self Selection Board. One step towards your uniform. तो सब बच्चों, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आपका पेपर कैसा हुआ। आज हम इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। मेरे पास सेट ए का पेपर है, एनडीए 2 का। पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या पेपर कैसा आया, क्यों आया, कितने मार्क्स का कैसा, कितनी कौन सी क्लास से कितना आया। बट उससे पहले मुझे कमेंट करो कि पेपर कैसा होगा आपका, राइट? अच्छा, दूसरी बात ये कमेंट करो कि जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या उससे बाहर कितना पेपर आया या कितना नहीं आया। तो ये भी जानना चाहता हूं मैं कि मैं अगली बार के लिए अपने आप को तैयार करूं कि मैंने ठीक पढ़ाया, या आपको लगता है कि मुझे टॉपिक और ज्यादा डीप में पढ़ाने चाहिए, राइट? तो ये सब कमेंट करके बताओ मुझे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, कैसा जो तुम्हारा पढ़ाया था वो उसमें से कितना आया, राइट है? मैं वेट कर रहा हूँ आप कमेंट्स का। अब चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दो क्लास आती है, एक 11th क्लास आती है और एक 12th क्लास आती है। तो जैसा मैंने बताया था पहले आपको कि भाई हमारा जो 60% पोर्शन है वो 11th क्लास से आता है और 40% पोर्शन 12th क्लास से आता है। ऐसा मैंने एनालिसिस किया है पिछले 10 साल के पेपर से, और इस बार भी ऐसी हुआ है कि 65 क्वेश्चंस जो आए हैं वो 11th क्लास के टॉपिक से आए हैं, और 55 जो क्वेश्चन आए हैं वो 12th क्लास के टॉपिक से आए हैं। तो पहली बात तो ये कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा 12th क्लास से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको 11th भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और 11th के टॉपिक ज्यादा है, इसलिए आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बजाय 12th क्लास के, राइट? जैसे जब मैं सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था आपको कि भाई मैं कुछ सेट टॉपिक कराऊंगा और कुछ टॉपिक बिल्कुल नहीं कराऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं इंटीग्रेशन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा इंटीग्रेशन? ये मैंने जवाब बताया था आपको। और इस बार के पेपर में इंटीग्रेशन से सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था पूरी कैलकुलस की बात कर लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन को कैलकुलस की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कैलकुलस जिसने कर रखी है वही करे, जिसने नहीं कर रखी है वो बिल्कुल ना करे। और कैलकुलस से कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि टोटल कैलकुलस जो आई है वो केवल 17 क्वेश्चन आए हैं। 17 टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कि एओडी से आए हैं 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से आए हैं 6 क्वेश्चन, और किससे आए? एओआई या डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आए हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है? तो कैलकुलस अगर आपने छोड़ भी दी है तो मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 60 से 70 क्वेश्चन करने का है, और जब अगर 15 क्वेश्चन छोड़ भी दो, वो भी 105 क्वेश्चन बैठते हैं, और 105 में से आपको 70 तक कराओगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। भाई हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 3 तरह क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं एवरेज, एक होते हैं इजी,
एक होता है डिफिकल्ट। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि 60% पेपर जो होता है वो एवरेज आता है, 20% आता है इजी और 20% आता है डिफिकल्ट। ये सिस्टम होता है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा और विद इन 2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप जरा। 20 क्वेश्चन क्या है, देखो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। देखो अब आपको, जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा कि जब भी एनसीआर होता है वो मैक्सिमम तब होता है जब आर की वैल्यू एन से आधी हो। बताया था ना, याद है आपको? तो सीधा सीधा इसका आंसर हो गया एक्स की बात होती है। आपको पढ़ने के बाद 1 सेकंड में जवाब देना पड़ेगा, मिल जाएगा जवाब आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन ईजी है। जैसे मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 देखो, आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 48 जब जाओगे आप, ये देखो 48 देखो लिखा है, ये अगर इतना है और मैंने सेम क्वेश्चन अपनी क्लास में कराया आपको, आप देखना मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप वीडियो देखो, उसमें लिखा है कि ये सेम क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है और मैंने आपसे लिखवाया था कि इसकी वैल्यू बताओ। अब उन्होंने पूछ दी इसकी, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। उसका आंसर आया था 2 cos 2 थीटा, इसका आ जाएगा 2 cos 3 थीटा। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप जरा। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसको आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि जो इनवर्स का मॉड होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट होता है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, सारे फॉर्मूले याद है आपको। अब इसका डिटरमिनेंट आ रहा है -8 और +10, 2 वैल्यू आ रही है, 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। 2 सेकंड का ये क्वेश्चन करने में, है ना। तो ये 20% पार्ट जो था इजी वाला था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज है, राइट, और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। लाइक मैं नहीं कहता डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल का पेपर का एनालिसिस करूं तो पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया। आप देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के हर बार 4 या 5 आता है, तो इस बार भी 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं। वेक्टर 3D के 7 आ जाता है, इस बार 10 क्वेश्चन आए हैं। तो एक चेंज तो हुआ इस बार कि हर बार प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिरावट आई है, और इस बार प्रोबेबिलिटी के 17 से 18 क्वेश्चन आए हैं बीच में। हर बार आते हैं 8 या 9, इस बार प्रोबेबिलिटी के 17-18 क्वेश्चन आए। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से नहीं आता है, तो इस बार मैंने देखा कम से कम 15 क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए एनसीईआरटी से है। तो मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी जो बच्चे नहीं करते हैं, जो बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी से नहीं आता है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी से पेपर आता है, और आपने अगर आर.डी. शर्मा या आर.एस. शर्मा कर रखी है तो आपके 65% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट वही है, ठीक है। और जो मैंने वीडियो आप पे कराया था, जो कंसेप्ट मैंने कराया उससे बाहर तो क्वेश्चन मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन है जो मेरे कंसेप्ट से बाहर है, जो मैंने चैप्टर कराए थे आपको। भाई अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने जो चैप्टर कराए थे उसमें से लगभग आपके 100 क्वेश्चन मेरे उसमें से आए हैं जो मैंने कंसेप्ट कराए थे आपको। और मैंने आपसे एक बात हर वीडियो में कहा था कि जो मैं करा रहा हूं वो उसे आपको एक बार करना है, लेकिन आपको उसके बाद नए क्वेश्चन करना है। नए क्वेश्चन से आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट होता है, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि जो मैं करा रहा हूं बिट्टो उठ के ऐसी चीज आ जाएगा ना, ऐसा नहीं आएगा, पर कंसेप्ट सेम आएगा, वो ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आई आपके, है कि नहीं है? तो मेरा मानना यह है कि पेपर बढ़िया आया और नॉर्मल पेपर आया। अगर बच्चे ने प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखी है तो उसका रीडिंग क्वालिफाई होना आसान, मतलब मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर बिल्कुल नॉर्मल आया, राइट। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेपर का लेवल था, तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। मेरे हिसाब से जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं 20%, वो 20% नहीं थे, कम थे। तो मेरा मानना है कि ये जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पेपर था। मेरे पास बहुत सारे बच्चों को मैसेज आए कि सर ऐसे क्वेश्चन बता दो जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। तो मैंने देखा, जैसे एक मैंने क्वेश्चन देखा 101 क्वेश्चन, देखो आप 101 क्वेश्चन देखा मैंने यहाँ पे। तो इसका जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन देखा मैंने, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया तो आप फंस गए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया आपने तो कम से कम आपके 10 से 15 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है। मुश्किल नहीं है बट कैलकुलेटिव है। जैसे मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो उसका आंसर होगा 5/1/10c3 प्लस 1/10c4 प्लस 1/10c5 प्लस 1/10c6 प्लस 1/10c7। अब ये सारी वैल्यू मुझे निकालनी ही पड़ेगी, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ना किया जाए। अगर आपके पास टाइम बचता है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, उसके बाद किया जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन ना किया जाए,
ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में बच्चों में मैसेज आया, सर ऐसे बताओ जो डिफिकल्ट था लेकिन ट्रिक से क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 6 डेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ट्रिक थी, मैंने देखा कि मैंने बताया था आपको, जब मैंने सीक्वेंसेस पढ़ाई थी आपको, तो मैंने बताया था कि जब हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं, मान लो मुझे 5 ऑड नंबर का सम करना है, तो उसका आंसर होता है 5 स्क्वायर। ये पता है ना, वो बताया था मैंने आपको कि n ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, राइट। अब मेरा सम आ रहा है ये, अब बच्चे इसे देख के डर गए कि भाई क्या करें इसका। ये क्वेश्चन था ट्रिकी। देखो इसमें कितने नंबर है, 1 से लेके 9 तक है और फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसा कम होता है। अब पता है अगर मैं 4 बार 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा पता है, 1 2 3 4 3 2 1। ये ट्रिक था। तो मैंने देखा कि मुझे पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ऑड नंबर जाएंगे n स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर होगा, इसमें 9 तक के सम आ रहा है, मतलब 1 से लेके 9 तक आ रहा है और फिर आ रहा है डिक्रीजिंग, तो इसमें एक आएगा 9 बार, 4 5 6 7 8 9। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। मतलब ये क्वेश्चन 5 या 10 सेकंड का था, अगर आपको ये ट्रिक आती होगी तो, है ना। अब मेरे मुझसे बच्चों मैसेज आया कि सर जैसे हमने लॉ वगैरह कराया था आपको, तो लॉ के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से डुएबल है ना। मैंने कहा था एओडी टच मत करना, अगर आपने करी है तो अच्छी बात है, मतलब जवाब दे टच करने की, क्योंकि 5 से एओडी के मुश्किल से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो वो जरूरत दी करने की आपको, है ना। अब एक बच्चे का मैसेज आया, सर ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये मुझसे हुआ ही नहीं। देखो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी था, मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, आप छोड़ सकते थे, लेकिन कैसे होना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो मुझे दिया हुआ है 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल 1/2 दिया हुआ है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको भी फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल में चेंज कर लूं। अब मुझे पता है कि 6 जो होता है वो 3 फैक्टोरियल होता है, और 720 आ गया वो होता है कितना, बताओ। ये 6 तो होता है 3 फैक्टोरियल और ये होता है 6 फैक्टोरियल। अब देखो इससे क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई सीधा, और आप 3 यहाँ बुक कर देते 9 फैक्टोरियल, ये आंसर होता है, ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये इमोशन था, ये मैं होता मतलब आपकी जगह आपने छोड़ दिया होगा, अच्छा कर आपने, क्योंकि यहाँ टाइम लगता था आपको सोचने में, राइट। ये कैलकुलेटर क्वेश्चन था, ये ट्रिक क्वेश्चन था केवल, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, भाई ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाला था, ये डिफिकल्ट लेवल था। अच्छा, क्योंकि इसमें मुझे निकालनी है कि इसमें और इसमें कितनी टर्म आइडेंटिकल है, तो हम इसमें क्या करते थे, हम इसकी nth टर्म निकाल देते और इसकी mth टर्म निकाल देते। तो जिस बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा वही ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर करने बैठे आप तो कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। बस इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राइट है। अब दोस्तों से क्या क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपने। ये दिया हुआ है मुझे ए, ये दिया हुआ है बी, और ये दिया हुआ है मुझे टू प्ले फुटबॉल, है ना। सॉरी, ये दिया हुआ है ए यूनियन बी, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी, राइट है। तो इससे हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, बड़ा सीधा फॉर्मूला है। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, एग्जैक्टली 1 गेम। अब एग्जैक्टली 1 गेम मैंने बताया था आपको क्या होता है, ये होता है ये, और ये एग्जैक्टली 1 गेम होता है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था, ये भी गूगल था बहुत आराम से। अब जैसे देखो 8वां क्वेश्चन आया, अब ये देख के डर गए, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा कराया आपको, और मैंने ये कहा था कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो इसे लिख देंगे आप ओमेगा। और ओमेगा की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, राइट है। तो बस आपको क्या करना था, अल्फा की जगह ओमेगा पुट करना था, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, ये सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आ गया। इससे आसान यूपीएससी आपको क्या देगा, भाई सीधा सीधा पूछ रहा है आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है। डिटरमिनेंट ए हमारा क्या होगा, 2 - 3 15 - 10। देखो 0 आगे नहीं आ रहा, देख लो 20 - 3 0 नहीं आया, यूनिट सोल्यूशन में बात खत्म हो गई। इससे क्या देगा आसान बताओ, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो रिमाइंडर है, ये बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन रुक के आ गया। बस इसमें आपको ट्रिक ये लगानी थी कि आपको देखना था कि 5 की पावर में 13 के आसपास क्या आता है। तो मैंने देखा 13 26 होता है, 26 के आसपास 25 आता है, जो 5 का स्क्वायर होता है। तो आपको करना ही था, इसको ब्रेक करना था, 5 × 5 की पावर 98, तब होता है 5 × 25 की पावर 49। इसको लिखते हैं हम 26 - 1 की पावर 49। क्लियर है ना बात। अब क्या होता, जब मैंने बताया था आपको कि ये ऑड पावर है, ऑड पावर होगी और यहाँ माइनस होगा, तो रिमाइंडर मतलब जो लास्ट टाइम आएगी वो -1 आएगी। तो रिमाइंडर आ गया -5 और -1 नहीं आता है, इसे 13 ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 8, है कि नहीं है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने कितनी बार कराया आपको, मैंने आपसे कहा था कि 1 - i अपॉन 1 + i होता है, तो इसकी वैल्यू आती है i -i, याद है।
और 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? आई। तो ये होता माइनस आई, ये होता प्लस आई, यानी कि माइनस आई की पावर 2m और ये हो गया आई की पावर 2m। अब ये 2 पावर है, इससे प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आई की पावर हो गया बेसिकली 2m प्लस n हो गया इज इक्वल टू 1 आ गया। और 1 क्या होता है पता ही है आपको। और इससे आसान तरीका और बता दूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होल पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये कितनी वैल्यू होती है? माइनस आई, तो माइनस आई की पावर 2 और होल पावर m माइनस n हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? -1 होता है, तो -1 की पावर m माइनस n हो गया और इक्वल टू हमें 1 दे रखा है। और ये 1 कम होगा जब ये इवन होगी, और इवन का मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है वाला, इसमें क्रैमर्स रूल आप अगर जिसने क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ रखा है तो मेरे को उधर छोड़ के आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिसने कर रखा है तो क्या करते हैं, मुझे D2 निकालना है, तो D2 में क्या करते हैं हम, सेकंड कॉलम को हटा के और जो इक्वल टू में गिवन है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो D2 मेरा बन जाता 1 1 1 7 16 और 22 1 3 4। इसकी वैल्यू निकालो, आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो क्या करना है इसमें आप लोग, देखो ये मुझे इक्वल टू बताना है। अब देखो पहले देखो ऑप्शन देखो ABC सेम है, एलिमेंट, अब देखो रो इंटरचेंज हो गई, तो जब हम रो इंटरचेंज करता है तो हमारे साथ तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें एलिमेंट यहाँ आ गया, PQR यही है, और ABC इसमें भी दो इंटरचेंज हो गए तो ये भी नहीं है। इसमें देखो क्या हुआ, PQR इधर आ गया, ABC नीचे आ गया, अब इसको 2 बार इंटरचेंज हुआ देंगे, तो इसका मतलब आंसर नंबर सी हो गया। इस तरह की 2 बार चेंज करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मुश्किल 10-15 सेकंड का था, है ना। तो मेरे हिसाब से तो अब देखो ये क्वेश्चन देखो CSE का क्वेश्चन लगा, आंसर लोग क्या है कि मुझे पता है AB का होल इनवर्स जो होता है वो AB का होल इनवर्स होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ट्रांसपोज में भी ऐसी होता है कि AB का होल ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तो देखने से पता चल रहा है आपको, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, देख के बता दो ये तो गलत है कि आपको ये चेक करना है, इस चेक कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। ये करना था BA एज इट इज, इसको खोल देते, ये आ जाता B इनवर्स इंटू A इनवर्स, राइट है ना। अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो मेरा इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया ना, आंसर आ गया इसका, ठीक है क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन 17 देखो, कुछ नहीं करना था आपको सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करनी थी और आपका मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में आंसर आया था। देखो x का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 2AB ओमेगा क्यूब। इसका बोलोगे तो A स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस B स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2AB ओमेगा क्यूब। अब देखो कितना आसान हुआ, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ओमेगा 4 होता है ओमेगा और ओमेगा 4 होता है ओमेगा। अब जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा A स्क्वायर, फॉर्मूला लेके 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, यहाँ भी कॉमन लूंगा, ये भी 0 हो गया और यहाँ हो गया 6AB, तो मेरा आंसर आ गया 6AB। देखो कितने देर लगी मुझे, आपके सामने कर रहा मैंने, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगे, है कि नहीं है। बस स्क्वायर कर लेता आपने, देखना क्या आया, है ना। और देखते आगे चलते हैं, चलो। अब जैसे लॉ का क्वेश्चन आया वाला, इसमें लिखा है अल्फा बीटा, अब देखो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक और लॉ दोनों मिक्स हो गए। तो मैं इसलिए कहता हूं आपसे कि जब आप मेरी वीडियो देखो तो एक बार मेरी वीडियो दोबारा करो, उसके बाद अपने नए क्वेश्चन लाओ, भाई से नई आपको चाहिए और मैं दूंगा ना आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देख के डर गया आप इसे, अब था बहुत आसान, कुछ नहीं करना था आपने। देखो मैंने अगर मैं इस चीज को y मान लूं तो ये हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्या है, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो 1/y हो गया ये, तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन ए, यानी कि y की पावर 4 हो गया, हो गया। अच्छा मुझे दे रखा है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन y, ये दे रखा है मुझे, कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ से निकालनी है मुझे अल्फा की वैल्यू जो आएगी y4 अपॉन बीटा, जो मुझे यहाँ पुट करनी है, तो मेरा आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 4 अपॉन बीटा और y बैठा है तो एक क्यूब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा क्यूब इज इक्वल टू y क्यूब आ गया, बीटा की वैल्यू y आ गई, y क्या है मेरा, y मेरा ये है, मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया, है कि नहीं है। डू विथ मतलब अब जैसे निकालना है 4 डिजिट नंबर निकालना है, डिविजन बाय 4 निकालना है यूजिंग, अब ये क्वेश्चन RS में एज इट इज उल्टा उठ के आ गया, है ना भाई। जो बच्चे 11th पढ़ा है, जिसने 11th तक पढ़ा है, तो या तो RS करता है या RD करता है। तो अगर आपने RS RD करी है तो ये पूरा पेपर ऐसा है बड़े आराम से हो जाएगा, है नहीं। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 से डिविजिबल कब होता है, जब पहली दो लास्ट की 2 डिजिट 4 से करती है। अब इसमें देखो कैसे कितने पेयर बनेंगे, एक तो 12 बनेगा, एक 24 बनेगा,
एक 32 बनेगा, और देखो कौन सा बनेगा। तो ये 3 तरीके हैं बस हमारे पास। अब मान लो 4 डिजिट नंबर है और 3 तरीके ये है मेरे पास, तो इसके 3 तरीके हो गए। अब दो नंबर फिल कर दिए मैंने, 2 बचे, तो इसके 2 तरीका, इसका 1 तरीका, तो 6 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे चल लेते, देखो अब देखो लिखा है ABC आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, P इज द पेरीमीटर। कुछ नहीं करना, कितना अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट पढ़ा है, जैसे हालांकि मैंने नहीं पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमारे 12th के कोर्स से हट गया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक ना पढ़ाया जाए, क्योंकि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है अननेसेसरी एक टॉपिक नया पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए था। तो इसमें कुछ नहीं करना था आपने इसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करना था, तो P प्लस A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा, और A प्लस E प्लस C क्या है मेरा, वो है P, तो ये 2P हो गया, ये तो 2P हो गया। अब जब आप कॉमन लेते तो आपका आंसर आ जाता, तो ये कॉमन लेके अंदर क्या अवस्था, 1 1 1 A P प्लस A B B P प्लस B। अब लगाते हैं आप R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो अंदर बच जाता P स्क्वायर, और ये 2P बैठा 2PQ, मेरा आंसर आ जाता है कि नहीं है। आगे चल लेते हैं। अब देखो ये तो बता चुका मैं आपको कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था, आपने देख के समझ से साइन डर गए। इसमें क्या करना था, J की जगह 1 पुट करके N तक पुट करना था, तो P की वैल्यू आती लॉग एक सिंगल हो जाता, 10 बेस होता, और अंदर आता 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर 10, है कि नहीं है। तो ये पावर सारी ऐड होके ये होता n इंटू n प्लस 1/2, मैंने लिखवाया था सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2, ये आता बाहर, तो P की वैल्यू आती n प्लस 1/2 और log 2 बेस 10, ये मेरी P की वैल्यू आती, ये मेरी Q की वैल्यू आती, मैं निकाल लेता आराम से, मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि ये तो सेम आता, अंदर P अपॉन Q कर देते, मेरा आंसर क्या आएगा, है कि नहीं है। आगे चल लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ कुछ करना था आपने, यहाँ लगाना था साइन C प्लस साइन D, यहाँ पे cos C प्लस cos D, फिर डिवाइड करना था, सीधा आंसर आता है। एक लाइन में 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था, मुझे cos दिया 1/2, तो 1/2 cos में कम होता है 60 डिग्री पे होता है ना, और ये कम होता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब 2x प्लस 3y हो गया कितना 60 डिग्री, और 3x प्लस 2y हो गया 30 डिग्री, और ये दोनों वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, ये भी माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो मुझे बताना हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। देखो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि माइनस पाई से पाई के बीच में कितनी वैल्यू आएगी। तो देखो ये एक तो वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। माइनस पाई से पाई का मतलब होता है कि मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है। अब कॉस 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, तो मैंने एक तो ले लिया दोनों फर्स्ट, एक ले लिया मैंने फोर्थ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -60, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 30, है ना। एक बार क्या करूंगा मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा, इसको पॉजिटिव, और एक बार दोनों को नेगेटिव, तो 4 केस बनेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 4, है कि नहीं है। अगला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया, जैसे ये कितना ठीक क्वेश्चन था, आप सबको जल्दी आते, तो यह आया था AB माइनस AC इंटू एक्स स्क्वायर प्लस BC माइनस AB इंटू एक्स प्लस CA माइनस BC इज इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई पहले देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल दे रखे रूट्स। अब रूट्स अगर इक्वल दे रखे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करने का, मैं D निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर बच्चे ने D इक्वल टू 0 रखा तो थोड़ा लंबा पढ़ने वाला है, लंबा पसंद है, आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसा ना करता, मैं इसमें x की जगह 1 पुट कर देता, ठीक है। जब मैं x की जगह 1 पुट कर देता तो मेरा 0 आ रहा है। अब अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 ही होगा, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस इसको इससे कंपेयर कर दे तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर D, राइट है ना। आगे चल लेते हैं। अब देखो क्या देखा इन्होंने, मुझे इसकी m तब का सम निकालना है और इसकी n तब का सम निकालना है। तो देखो ये तो मैंने बताया था अभी आपको कि ये जो वैल्यू हो जाएगी ये तो n स्क्वायर हो जाएगी, तो क्लियर पता है ना आपको, गलती बताया सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये बन रही है मेरी AP का सब बताइए आप क्या होता है, m/2 2a यानी कि 12 प्लस m-1 इंटू 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे रिलेशन निकालना है, बस कुछ नहीं करना, यही आंसर आएगा आपका। सॉल्व कर लेते कितना आता है, ये आ गया मेरा m/2, ये आ गया 4m और प्लस 8, 2 कॉमन ले काट दिया तो मेरा आ गया 2 और ये 4, तो m इंटू 2m प्लस 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर आ गया। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो मेरा आंसर आया था D, ठीक है ना।
अच्छा, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम आर पॉसिबल। अब इसमें देखना है एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कुछ नहीं करना था आपने। देखो ये क्या बन रही है, ये अगर मैं देखूं तो एम में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, तो ऐसे में कितनी वैल्यू पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यू पॉसिबल है, बस 2 वैल्यू का दो, ऑप्शन नंबर 2 मतलब सी। अब ये क्योंकि देखा मैंने, जब मैंने इसका डी निकाला तो डी इसका पॉजिटिव आ रहा है, डी पॉजिटिव तो एम की 2 वैल्यू पॉसिबल है, मैंने 2 भाग कर दिया, राइट। अच्छा, मेरे पास कई बच्चों को मैसेज आए कि भाई मैंने 70 क्वेश्चन भी करे हैं, मतलब मेरे पास मैसेज आए हैं कि मेरे बच्चों ने 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं कल के पेपर में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर आसान था। जो बच्चे पैनिक हो गए, मतलब भाई कई बच्चों में मैसेज आया सर मैं ब्लैंक हो गया, तो दैट इज नेचुरल है, कभी कभी होता है ऐसा। और ऐसा क्यों होता है बताया था मैंने आपको, जब मैंने सीरीज बनाई थी अपनी, तो मैंने बताया था कि जब तक आप मॉक नहीं दोगे तब तक आपका वो जो पैनिक सिस्टम है ना, पैनिक बटन काम करना बंद कर देगा। अगर आपने मॉक दे दिए हैं तो वो सिस्टम सब नेचुरल हो जाता है कि आप आराम से क्वेश्चन करने लगते हो, है ना। अगर आपने मॉक नहीं दिए हैं तो वहां जाके ओ ये क्या हो गया क्या हो गया, तो ये सब नहीं होगा अगर आप मॉक देते हो तो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी आए मेरे पास, कुछ बच्चे में मैसेज आया कि सर मैंने तो सिर्फ ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, वो बच्चे 12th में, इस बार अगर वो उनका हो भी गया तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये बात अच्छा लगा मुझे बच्चों सुन के कि भाई उन्होंने केवल इसलिए दिया कि हम देख पा रहे हैं कि पेपर कैसा आता है ना। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छी बात है कि पेपर का पैटर्न बदल गया हमें, अब हमारे अप्रैल वाला डन देंगे और हमारा डेफिनेट सिलेक्शन हो जाएगा। सर जैसे आप कह रहे हो वैसे कर लेंगे, आपको मैं की बढ़िया बात है यार, मैं आपके साथ हूँ। हमारी अक्टूबर से, सिर्फ 1 अक्टूबर से हमारी जो है एग्जाम तैयारी शुरू हो जाएगी, वीडियो डालनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा एक बात और, जो मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, जैसे आप अब डालोगे ना सोमेश जैन फॉर एनडीए, तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी मैथ्स की, तो वो एक बार गो थ्रू हो जाओ उससे पहले, अक्टूबर से पहले, ठीक है। उससे आपका जो रिवीजन है ना, जो वो हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम नया कोर्स शुरू कर देंगे, तो आपको जैसे वीडियो आते रहे वैसे देखते रहो, जैसे मैं कहता रहो वैसे करते रहो, आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी देखो क्या है, देखो ये कितनी बार क्वेश्चन कराया मैंने आपको कि 8 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 कोलिनियर हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल होता है 8c3 - 4c। डायरेक्ट फॉर्मूला था, कुछ नहीं करना था, 5 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट सेम क्वेश्चन था, 8c4 - 4c4, क्लियर क्वेश्चन था, कुछ करना था। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें कितनी बार बताया मैंने आपको, जितनी इसकी पावर लगाओगे वो उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने डिटमैटिक से बताया था आपको, है ना, याद है, बहुत बढ़िया। अब बस क्या करना है आपने, आपका डिटरमिनेंट निकालना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 1 आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब देखो जैसा एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, इसमें आपको लगानी है प्रॉपर्टी। हमारा डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, वो तो 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, क्लियर है। तो पहले बात करते हैं हम ए इनवर्स की, तो वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट, तो ये हो गया 1 अपॉन एडजॉइंट ए का मॉडुलस हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं है, हमें सिंपल एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है। तो पहले मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको 2/2 का बताया था, याद है, याद करो। इन दोनों का करना है प्लेस चेंज, इन दोनों का करना है साइन चेंज, तो इसका प्लेस चेंज होगा, कॉस थीटा सेम रहता, साइन चेंज माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाता, ये साइन थीटा होता, राइट। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, यानी इसका दोबारा एडजॉइंट निकालना है, वापस से ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, राइट है ना। अब देखो क्या लिखा है इसमें, ये क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है, F1 और F4 2 दे रखे हैं, और फर्दर 2 इज द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0, 2 इसका रूट है, ठीक है। यानी कि मुझे F1 की वैल्यू 4 दे रखी है, F4 की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब F1 और F4 दोनों 2 दे रखे हैं, और 2 इसका एक रूट है। मुझे बताना है अदर रूट क्या होगा अगर मैं fx इज इक्वल टू 0 होगा तो, ठीक है ना। तो पहले F1 की बात कर लेते हैं, तो F1 पे x या 1 करो तो मेरा आ जाएगा a + b + c = 2। तो यार ये तो 38 तो सीधा ही आ गया, ठीक है। अब मेरा 2 रूट दे रखा है उसको, तो एक क्वेश्चन ये बनी है मेरी, 4 रखूंगा तो बनेगी मेरी 16a + 4b + c = 2। अच्छा, इन दोनों से मैं a b c की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, लेकिन उसने कहा है कि 2 इसका रूट है, इसका मतलब 4a + 2b + c = 0 है। इन तीनों से a b c की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद दूसरा आ जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, तो आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते थे, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा है, दोनों को ऐड करना है, कितनी बार कराया मैंने आपको अपनी वीडियो में, राइट। आगे चल लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, लिखा है द इनवर्स m डज नॉट एग्जिस्ट। तो यार इनवर्स निकालने के पहले आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हो सिंपल कैलकुलेटिव में से, तो ये निकल नहीं पाएगा। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपने R1 में से R2 को माइनस करना चाहिए, फिर R3 में से भी R2 को माइनस कर देना चाहिए,
ठीक है, देखते हैं क्या आता है। या इससे बेटर ये कर देते हैं आप, अगर आप R3 में से R1 को माइनस करते है ना, तो आपके पास क्या आता, ये था 71 एज इट इज, 23 एज इट इज, 48, ये आता 57, 28, 29, ये बन जाता मेरा। इसमें इसको माइनस करो, ये आएगा -6, इसमें इसको माइनस करो, ये -6 और ये 0 आ गया। अब कर देते हैं आप रोड कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। जब आप इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा 48, और ये कितना आ रहा है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 29, ये आता 0, फिर आता 23, 28 -6 और ये आता 48, 29 और 0। दो क्या करना था, आप जब इससे एक्सपेंड कर दे तो आता ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, दोनों सेम आया तो 0 आंसर आ गया। इट मीन्स इट इज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिस्टम स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाता। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। स्टेटमेंट पता है कि जो डिटरमिनेंट एम एक्स होता है वो होता है m की पावर n डिटरमिनेंट x। ये मतलब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, मतलब आपको पढ़ना है और सीधा आंसर देना है कि नहीं है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन जैसे सीधा है, सीधा कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आपको इसलिए देते tan इनवर्स 1/9 और इसको चेंज कर लेते, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, होता ही होता है। अब इसका पाइथागोरस निकालते, 41 - 16 कितना आता, 25, 5 आ गया, तो ये बन जाता प्लस tan इनवर्स 4/5 इज ये लगाते फॉर्मूला, आंसर आ जाता, 2 मिनट में आंसर आ जाता है ना। तो मतलब आसान क्वेश्चन था, 2 मिनट था। अब देखो ये लिखा है cot थीटा दिया हुआ है मैंने -√3 और cosec थीटा दिया हुआ है -2 साइमल्टेनियसली। देखो cot भी नेगेटिव है और cosec भी नेगेटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होगा कि हमारा cot भी नेगेटिव होगा, मतलब tan भी नेगेटिव है मान लो, और sin भी नेगेटिव है। कब होता है बताओ ऐसा? ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, पता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब तो जब दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है और दोनों का एंगल सेम है तो एक ही आंसर आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है बस हमारे पास, तो यही क्वाड्रेंट आया, है ना। देखो उसमें क्या करना था आपने, इस पूरे को y मानना था, फिर sec की वैल्यू आती, tan निकाल देते, आंसर आ जाता सीधा सीधा, राइट। ये बता चुका मैं आपको, कितना आसान क्वेश्चन था। देखो अब देखो एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन P पूछा है हमसे। देखो मैंने प्लेन आपको 3D में प्लेन नहीं कराया था, है ना, याद है आपको, मैंने वेक्टर कराया था, 3D नहीं कराई थी, तो मैं 3D को टच नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कराया नहीं था आपको। आगे चल लेते हैं। अब देखो रेडियस ये तो क्या था। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे ABC दिया हुआ है, मुझे फोर्थ वर्टेक्स निकाला, ये मैंने आपको बताया था शायद, पता नहीं आप भी शायद बताया। जैसे ABC दिया हुआ है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एक, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि A और C का मिड पॉइंट इक्वल टू B और D का मिड पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। पर इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर मुझे D निकालना है तो मैं इसके पड़ोसियों को तो ऐड कर दूंगा और उसके जो अपोजिट है उसको माइनस कर दूंगा। यानी कि A और C को प्लस करना है और B को माइनस करना है। जब मैं A और C को ऐड करूंगा यानी कि 1 में से -1 करूंगा तो 0 आएगा, और उसमें ये कर दूंगा -2 आ जाए। ठीक है, मुझे निकालना है फोर्थ वर्टेक्स D, तो ABC गिवन है, मुझे D निकालना है, राइट। तो मैंने A और C को प्लस किया, 0 आ गया, और -2 तो 2 आंसर आ गया, तो 2 एक ही ऑप्शन में, 5 सेकंड लगे बस, है कि नहीं है। मतलब ये प्लेन्स मैंने नहीं कराया था आपको। अब आ जाओ आगे, लिखा है द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना था आपने, एक पॉइंट लेना था x, y, उसकी पहले इससे डिस्टेंस निकालते, उसकी इससे डिस्टेंस निकालते, दोनों को इक्वल पुट देते, आपका आंसर सीधा आ जाता, है ना। अब तो ये लिखा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट निकालना है मुझे, तो पहले मुझे चेंज करता है x/a + y/b = 1 की फॉर्म में चाहिए, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। तो मैं अगर इस पूरे को फिलहाल p मान लूं तो p जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा x/pa² + y/pb² = 1। तो ये होगा इंटरसेप्ट, दोनों को ऐड कर दो, p कॉमन आ जाएगा, a² + b², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 मेरा आंसर आ गया, है ना। आसान था ना क्वेश्चन। अच्छा आप देखो आगे लिखा है व्हाट इज अप, इसका परपेंडिकुलर निकालना है मुझे इसकी, तो मुझे इसका स्लोप निकालना था, स्लोप कितना आ रहा है इसका, वैसे ही मैंने बताया स्लोप कितना आ रहा है इसका, इसी चेंज करते हैं y = mx + c में चेंज कर लेते हैं। ये मेरा आ गया, ये इसका स्लोप आ गया -√3/2, तो जो हमारा परपेंडिकुलर स्लोप आएगा वो आएगा 2/√3। ठीक है, अब देखो 2/2 किसका आ रहा है, अब सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे चल लेते हैं। ये देखो वेक्टर आया, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, मुझे mod A और mod B इक्वल दिए हुए हैं, A.B 2 दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। तो कुछ नहीं करना आपने क्या करना है, इन दोनों का आपस में क्रॉस करना है। ठीक है, जब आप A का A से करो तो 0 आएगा, ये A का B से करोगे तो A क्रॉस B आएगा, -B क्रॉस A आएगा, +B क्रॉस B आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये माइनस का A क्रॉस B होता है, तो ये ट्वाइस A क्रॉस B आ गया। ठीक है, अब मुझे A.B दिया हुआ है, A.B होता है mod A mod B cos थीटा = 2, mod A mod B दिया हुआ है तो उससे cos थीटा आ जाएगा, उससे हम साइन से निकाल लेंगे और वैल्यू आ जाएगी मेरी, है ना।
तो मतलब मैंने पूरा पूरा पेपर देखा, मुझे ऐसा लगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन पेपर आराम से हो जाता। जो पैनिक हो गए उनका गलती थी कि उन्होंने मॉक ले दिया, है ना। मॉक देते तो मैंने 3 मॉक बनाए थे, 3 मॉक में आप तीनों देखे होंगे। अगर आप तीनों मॉक भी देते तो उसमें से क्वेश्चन को बहुत सारे आए, है कि नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था सीधा, ये सीधा उठ के आया एनसीईआरटी से, कुछ नहीं करना था आपने, फोकस निकालना, फोकस बता दें क्या होता है, यही होता है। सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, सी निकालते हैं। इसमें ये कितना हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर हुआ 1, बी स्क्वायर हुआ 1 अपॉन 4, सीधा सीधा आंसर आ जाता है कि नहीं है। आगे चल लेते। अब देखो ये क्वेश्चन दे सकता है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने अपने कंट्रोल की वीडियो में कराया था आपको, आपने निकाला था एलएचएल, आर से निकाला, सीधा आंसर आ जाता आपका। तो मतलब ये हुआ पेपर, मैं मेरे हिसाब से तो पेपर इजी था। और जिन बच्चों का मतलब पेपर मैसेज आए हैं कि सर हम 70 भी करके आए हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि सर अब पैनिक हो गए, तो बता चुका मैं आपको। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब देखो जो बच्चे 12th पे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करने का बड़ा अच्छा मौका है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि तल तो मुझे कमेंट करना कि पेपर कैसा हुआ, और ये मैं बोल दूं। अब इससे बहुत बच्चों मैसेज आए भी है मेरे पास कि पेपर अच्छा हुआ, मोस्टली बच्चों का पेपर आया खूब अच्छा हुआ। तो जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, मुझे अपने शहर का नाम डाल दो, जिससे कि मैं मिठाई खाने के लिए तैयार रहूं, क्योंकि मुझे मिठाई आपके सिलेक्शन की खानी है, ये मैं बता चुका कई बार आपको, है कि नहीं है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। जब हम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे तो टेलीग्राम पे आपका नोटिस मिल जाएगा आपको, और जो वीडियो बना रखे पहले वो देख लीजिए, बहुत जिससे आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नए मोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। को समझ में आ गया होगा कि जीडी का क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैथ्स का क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई तो आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि एक बार हम पे भरोसा करके देखो। अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि यार मैं आज तक कंफ्यूज रहता था कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, और सर ने इस तरह से बैच में पढ़ाए हैं कि सब मुझे एग्जैक्टली दिख रहे हैं कि देखो ये एग्जाम में आ रहा है। सेम वे जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी है। बाकी बस मैं तुमसे यही चाहूंगा कि एक बात और समझ लो कि तुम्हें अगर मान लो सब कुछ भी नहीं पढ़ना हमसे, सिर्फ साइंस पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो भी आप हमसे पढ़ सकते हो। सिंपल आपको सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की जो ऐप है ना उसको डाउनलोड करना है। कोई तकलीफ है आपको हमें इस नंबर पे कॉल कर देना है, और मैं वादा करता हूँ आपको कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी जो नॉर्मली बाकी जगह होती। किससे बात करूँ, कौन मिलेगा मुझे बात करने के लिए, जो मैं दिख रहा हूँ ना सामने आपको वीडियो कॉल पे मिलेगा वो बंदा। ठीक है, डायरेक्टली फोन पे बात करने को मिलेगी मेरे से कि क्या है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मुझे मिठाई खिला दो। और ये जो तुम्हें वीडियो अगर अच्छी रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चाहे 2 लोग देखें, पर अगर कमेंट सेक्शन में 2 लोगों के कमेंट आ गए इस तरह मजा आया वीडियो में, धन्य हमारा भैया बेड़ा पार हो जाता है और फाइनली लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है